नेशनल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के शासन के 20 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एक खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा पीएम मोदी का जीवन हमेशा से सार्वजनिक रहा। शाह ने कहा पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 3 हिस्से किए जा रहे हैं। पहला कालखंड भाजपा में आने के बाद संगठनात्मक काम का था और दूसरा कालखंड उनके गुजरात के मुख्यमंत्री काल का था और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के ये तीनों कालखंड बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। जब पीएम को भाजपा से भेजा गया तो वो संगठन मंत्री बने। तो उस समय भाजपा की स्थिति सही नहीं थी। गुजरात कोई पहले से भाजपा के अनुकूल राज्य नहीं था। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने धैर्यपूर्ण तरीके से प्रशासन की बारीकियों को समझा और विशेषज्ञों ने प्रशासन के साथ जोड़ा एवं उनकी चीजों को योजनाओं में तब्दील किया और उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया गया। शाह ने कहा कि गुजरात में सबसे ज्यादा आदिवासी उपेक्षित थे। मोदी ने पहली बार 2003 में बजट में सारी बिखरी हुई योजनाओं को जोड़ा और संविधान के अनुसार उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको अधिकार दिए। नरेंद्र मोदी की गुजरात में सफल मुख्यमंत्री काल के दौरान देश के लोगों में आशा की किरण जागी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई दोष नहीं है, ये सफल हो सकती है। पीएम मोदी जोखिम के इस फैसले करते हैं, ये बात सही है, उनका मानना है और कई बार उन्होंने ये कहा भी है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए, केवल सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं। पीएम मोदी के नहीं डरने के कारण यह है कि सत्ता में बने रहना उनका लक्ष्य नहीं है। एकमात्र लक्ष्य राष्ट्र प्रथम को लेकर वो चलते हैं। पीएम मोदी ने देश की ढेर सारी समस्याओं को पारंपरिक सोच के अलग होकर हल किया है। ये वही फॉर्म है। नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश हर क्षेत्र में लगातार नीचे जा रहा था। दुनिया में देश का कोई सम्मान नहीं था। देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा भी लचर थी। आजादी के बाद भारत के लोकतंत्र में पीएम मोदी एक ही राजनीतिक शख्सियत हैं जिन पर हर प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन एक भी सिद्ध नहीं हो पाया। इसका एक ही कारण है कि पीएम मोदी का जीवन पारदर्शी है, निजी कुछ भी नहीं है। हर विरोध के साथ पीएम मोदी और मजबूत होते हैं। लोकतंत्र में इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि एक व्यक्ति कड़े फैसले लेता है और देश की जनता चट्टान की तरह उसके साथ खड़ी रहती है। भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर की 13वीं दौर की बातचीत चल रही है। सुबह 10:30 बजे एलएसी पर चीन के हिस्से वाले मोलजो में बातचीत शुरू हुई। दोनों देशों के बीच लद्दाख सीमा पर सैनिक गतिरोध लंबे समय तक बना हुआ है। माना जा रहा है कि आज की बातचीत में हॉट स्प्रिंग में तैनात सैनिकों के मसले पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। शनिवार शाम सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि चीन अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब है कि वह यहां लंबे समय तक रुकने वाला है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 7 दिन बीत चुके हैं। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को आगे का रुख क्या होगा यह तो वक्त आता ही बताएगा, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से हुई लापरवाहियां गुनहगारों को सजा से बचाने के लिए काफी साबित हो चुकी हैं। उन्हें 2 दिन तक भीड़ रौंदती रही और पुलिस नेताओं को रोकने में व्यस्त रही। शायद इन्हीं वजह से कोर्ट ने भी हिदायत दी है और सबूतों की सुरक्षा सही ढंग से की जाए। पुलिस ने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि केंद्रीय मंत्री के आरोपी बेटे आशीष के पास कितने फोन हैं। पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अपराधी को सजा दिलाने में मौका वारदात से जुटाए गए सबूत अहम सबूत होते हैं। अफसरों का कहना है कि घटना को अंजाम देने के बाद वारदात करने वाली जल्द से जल्द घटनास्थल से भागना चाहता है। हड़बड़ी में वह कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाता है जिससे उसकी पहचान साक्ष्य हो जाती है। किसी भी घटना की सूचना पर पुलिस जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करती है ताकि वो घटनास्थल से ऐसे सबूत हाथ लग सके, लेकिन इतनी बड़ी हिंसा के 2 दिन बाद भी पुलिस ने घटनास्थल को कब्जे में लेकर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। रोज ड्रग्स के इस मामले में मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। 7 रातें एनसीबी कस्टडी में काटने के बाद वो 2 रातें जुडिशियल कोर्ट में कस्टडी में बिताएगा। वकील सतीश मान शिंदे ने शनिवार शाम को स्टेशन कोर्ट में उनकी जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन इस पर सुनवाई सोमवार को होगी, यानी आर्यन के सभी एक और रात आर्थर रोड में बितानी पड़ेगी। एनसीबी भी आर्यन की जमानत विरोध कर रही है। दरअसल ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए अचित कुमार भी जुडिशरी कोर्ट में ही हैं। एनसीबी कोर्ट में दलील दे सकती है कि दोनों के आमने सामने बिठाकर पूछताछ होनी चाहिए। एनसीबी ने उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया है, तो कोर्ट ने उन्हें एनसीबी की कस्टडी में ना भेजकर सीधे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। एनसीबी ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि आर्यन पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में रह चुके हैं। अचित और आर्यन के एक ही जेल में होने के कारण एनसीबी
के लिए दोनों को एक साथ पूछताछ में सहयोग करना बेहद आसान हो गया। एनसीबी सेशन कोर्ट में आर्यन की जमानत का विरोध कर सकती है। कोयले की कमी के कारण बिजली संकट पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। कई राज्यों में बिजली संकट बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। दिल्ली में सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा है। पंजाब के थर्मल प्लांट में सिर्फ 2 दिन का कोयला शेष है। शनिवार को जरूरत के मुकाबले आधी बिजली का उत्पादन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से 6 घंटे तक कटौती करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में यह 6 घंटे बिजली कटौती है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 घंटे की कटौती हो रही है। चिंताजनक स्थिति राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तुरंत समस्या का समाधान निकालने की अपील की है। दिल्ली को बिजली मिलते ही उन्होंने कहा है कि नियम के अनुसार संयंत्रों के पास कोयले का लगभग 20 दिन का भंडारण होना चाहिए, लेकिन यह काम होकर भी 1 दिन का ही रह गया है। इस कारण गैस आधारित बिजली संयंत्रों पर निर्भरता बढ़ रही है। उनके पास भी पर्याप्त गैस नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मसले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। इस बीच टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को एएसएम के द्वारा भेजी गई संभावित बिजली कटौती को लेकर सचेत किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर 16 जगहों पर छापा मारा है। कुलग्राम, बारामूल, श्रीनगर समेत अन्य जगहों पर छापे मारे गए हैं। वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका ने प्रकाशन और आईडी की बरामदगी के संबंध में जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर कार्रवाई जारी करी है, जिसमें एजाज अहमद टाक पुत्र गुलाम मोहम्मद टाक, मुदस्सिर अहमद हंगर पुत्र गुलाम मोजुद्दीन समेत कई अन्य लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कश्मीर घाटी में इस महीने में हुई टारगेट किलिंग के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इस बीच हमले में शामिल आतंकियों की धरपकड़ के लिए पूरे कश्मीर में कई जगहों पर छापे मारकर 500 से अधिक युवाओं को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए युवाओं में पत्थरबाज, ओजी डब्लू, संदिग्ध सूची में शामिल युवा और जमात ए इल्मी व तहरीक और हुर्रियत से जुड़े कैडर भी शामिल हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का रविवार सुबह 85 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुस्लिम देशों का पहला एटॉमिक बम बनाया था, इसलिए उन्हें इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब का जनक भी कहा जाता है। परमाणु तकनीक बेचने के आरोप भी उन पर लग चुके हैं। उन्हें शनिवार रात को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें रविवार सुबह अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद उनका रविवार सुबह ही निधन हो गया। भारत ने मई 1978 में राजस्थान के पोखरण में 5 न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया था। इसके जवाब के तौर पर डॉक्टर कदीर ने अगुवाई में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर परीक्षण किया। पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस्लामिक दुनिया में हीरो बन गए थे। इस परीक्षण के बाद पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने वाले मुस्लिम देशों में अकेला और दुनिया का 7वां देश बन गया। अब्दुल कदीर खान का जन्म 1 अप्रैल 1936 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। बंटवारे के समय उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। डॉक्टर कदीर खान पाकिस्तान के पहले नागरिक थे जिन्हें 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिए गए हैं। उनमें से निशान ए इम्तियाज और एक बार हिलाल ए इम्तियाज से सम्मानित किया गया। लखीमपुर खीरी मामले में कांग्रेस पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर का दौरा भी कर चुके हैं। अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की 7 सदस्यीय दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगी। कांग्रेस ने समय मांगा है। रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस नेतृत्व राष्ट्रपति से मिलकर लखीमपुर खीरी कांड से जुड़े तथ्यों को आमने सामने रखना चाहता है। इसको लेकर राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा गया है। लखीमपुर मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस ने आखिरकार शनिवार रात को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 2 बार नोटिस भेजे जाने के बाद वह शनिवार को क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए थे। पुलिस के आला अधिकारी आशीष मिश्रा कोई दलीलों से संतुष्ट नहीं दिखे और वह साबित नहीं कर पा रहे हैं कि घटना के वक्त वह आखिर कहां पर थे। उत्तर कोरिया ने अपनी राजधानी शहर में नए अपार्टमेंट भवनों के निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सरकार ने देश के साल 10,000 और साल 2025 तक 40,000 और नए घर प्रदान करने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए 200,000 वर्ग मीटर भूमि को माफ कर दिया गया है। जानकर सूत्रों ने प्योंगयांग में आधिकारिक रोडोंग सिन्मुन अखबार और एक प्रचार वेबसाइट उरिमिनजोकुई के हवाले से ये खबर दी है। उत्तर कोरिया का दावा है कि म्योंग्यो नेता किम जोंग उनके दिवंगत दादा किम इल सुंग का जन्म स्थान है। रोडोंग सिन्मुन ने यह भी कहा है कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में प्योंगयांग में पूर्वी जिले में 100 से अधिक इकाइयों के नए अपार्टमेंट भवनों का निर्माण पूरा किया। जनवरी में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक के 8वें दिन कांग्रेस के दौरान उत्तर कोरिया ने 2025 तक प्योंगयांग में 50,000 अपार्टमेंट बनाने का फैसला किया था। इसमें सालाना 10,000 इकाइयों में बनाने का लक्ष्य रखा गया था। कोरोना महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध व अन्य कारणों से देश में आर्थिक चुनौतियों के बीच इस बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजना शुरू की गई।
ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने साफ कर दिया है कि चीन के ताइवान को अपने संग मिलाने के लिए कदम का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उनका ये बयान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उस बयान के बाद आया है जिनमें उन्होंने कहा था कि निश्चित तौर पर ताइवान को चीन से मिलना होगा। इस बार ताइवान को लेकर दिए गए बयान में उनके सुर में काफी नरमी दिखाई दी। ताइवान को लेकर दिए गए अपने पूर्व के आक्रमण बयानों में के उलट इस बार उन्होंने कहा कि इसके लिए सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोनों देशों के बीच ये यूनिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से होगी। चीन के राष्ट्रपति के बयान जवाब में साई विंग का कहना है कि ताइवान वर्षों पहले ही अपना भविष्य तय कर चुका है। राष्ट्रपति कार्यकाल से बाहर आते हुए एक नेशनल डेली रैली के संबोधित करते हुए विंग ने उम्मीद जताई कि ताइवान स्टेट पर उपजा तनाव कुछ कम होगा। चीन को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ताइवान के लोग किसी भी तरह के दबाव में झुकेंगे। ताइवान लगातार अपनी सुरक्षा के लिए कदम आगे बढ़ाता रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी तरफ कोई आंख उठाकर न देखे। वेंग ने चीन की सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां पर लोगों को ना तो आजादी है और ना ही वह लोकतंत्र है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी के अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश न करे। दोहा में दोनों के प्रतिनिधियों के आमने सामने बातचीत में मुताकी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस संबंध में अमेरिका को बेहद स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है। मुताकी ने यह भी कहा कि तालिबान से बेहतर संबंध हर किसी के लिए फायदेमंद है। किसी को भी अफगानिस्तान की सरकार को कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुताकी के मुताबिक सैनिकों ने इस बैठक में अमेरिका के स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अफगानिस्तान की अस्थिरता और वहां की असुरक्षा से किसी को फायदा नहीं होने वाला। इससे केवल लोगों को परेशानी ही होगी। कतर की राजधानी में हुई इस अहम बैठक के बाद मुताकी ने अफगानिस्तान की सूत्र बख्तियोर से हुई बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं। बता दें कि अमेरिका के जानने के बाद तालिबान के साथ उनकी यह पहली बातचीत थी। इस बैठक में अमेरिकी विदेशी मंत्रालय के उप विशेष प्रतिनिधि टॉम वेस्ट और अमेरिका के यूएसएआईडी के शीर्ष अधिकारी सरा चार्ल्स ने हिस्सा लिया था। मुताकी ने यह भी साफ कर दिया कि अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों पर काबू पाने के लिए अमेरिका से किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं लिया गया है। अमेरिका और तालिबान के बीच ये वार्ता रविवार को भी जारी रहेगी। रूस के तातरस्तान के क्षेत्र के बेंजेलिंग्स में रविवार को एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस विमान में 21 पैराशूट ड्राइवर सहित 23 लोग सवार थे। 23 में से 7 लोगों को बचा लिया गया। आपात स्थिति मंत्रालय ने कहा कि पैराशूट ड्राइवर्स को ले जा रहे एक विमान रविवार को मध्य रूस में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 16 लोगों की मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल खबरें फटाफट में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखना ना भूलें के न्यूज नेशनल।